जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के सामने आज हम एक इम्पॉर्टेंट जो है सेशन को लेकर हाजिर हुए हैं। तो अभी कल यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की एक परीक्षा हुई जिसमें आप सभी को पता है कि यूपी स्पेशल के 20 सवाल और स्टैटिक जीके के 15 सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न का स्तर काफ़ी अच्छा रहा। यूपी जीके का हो चाहे कंप्यूटर का हो, दोनों के ही लेवल काफ़ी अच्छे थे। तो आज फटाफट से हम लोग इस सेशन के माध्यम से उन 35 प्रश्नों को हल करने चल रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा तो एक बार कंफर्म करिएगा। बाकी आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। आप जो कुछ जिस भी प्रश्न में कहीं पर डाउट है, आप सब लोग पूछकर उसको डाउट को क्लियर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो कि आपसे कह रहा है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्वेश्चन नंबर 66 से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो यूपी स्पेशल कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो 65 से शुरू होता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ काम करते समय सबसे सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट को पाने के लिए टेक्सचुअल इनपुट को डिजाइन करने, व्यवस्थित करने और परिष्कृत करने में शामिल भविष्य का कौशल है। आपके ऑप्शन दिए हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन है, हाइपरलिंक राउटिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, लीनियर रिग्रेशन है, या आपका ई ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ द अबव होगा। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर दिस राइट आंसर आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगा। सही विकल्प आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है जिसके माध्यम से हम आपके एआई को जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बिहाफ पर हमें जो है वो रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एकल केंद्रीय केबल से जोड़ती है जिसे बैकबोन कहा जाता है। तो सही विकल्प आपका स्टार टोपोलॉजी होगी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी जिसके माध्यम से आपको नेटवर्किंग सिस्टम या कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में मदद मिलती है। चलिए अगला सवाल है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात करते हैं, जो कि एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए आप किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो हम @ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं www, या मान लीजिए हम किसी का नाम लिखते हैं, हम अपना ही नाम बात कर लें तो कीर्ति सिंह @gmail.com, तो हम किसी को मेंशन करने के लिए @ का प्रयोग करते हैं। NCSA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस होगा। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हेड को डिस्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलाकर उसके अनुरोधों को पूरा करता है। इस एल्गोरिदम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्कैन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। स्कैन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। ईमेल आईडी दी हुई है student12@gmail.com में कौन सा भाग डोमेन नेम है, तो .com, .gov, .org, .mil ये सब क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। तो राइट आंसर आपका .com हो जाएगा। ये आपका क्या है, यह आपका एक डोमेन नेम होगा। नाउ एमएस वर्ड के व्यू टैब में अरेंज ऑल और स्विच विंडोज कमांड किस समूह के हिस्से हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग मेन्यूज हैं। मेन्यूज में एक मेन्यू है व्यू मेन्यू, जिसके अंदर आपके पास कौन सा समूह होता है, जिसके अंदर आपको अरेंज ऑल, भाई आप सारे अलग अलग टैब को अरेंज करना चाहते हैं, आप एक विंडो से दूसरे विंडो के बीच में स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा समूह प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको विंडोज समूह का प्रयोग करना होगा। विंडोज समूह का प्रयोग करना होगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है कि अगर हम फास्ट ईथरनेट की बात करें तो IEEE के स्टैंडर्ड क्या होता है, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ई होगा, बिकॉज इसका जो राइट आंसर होगा वो 802.3U होता है, जो कि यहाँ पर किसी भी विकल्प नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव इसका सही विकल्प हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो, यानी एक टेक्स्ट को हटाकर दूसरे टेक्स्ट को लाना हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H। आगे बढ़िएगा।
अगला सवाल आपके सामने है कि इस आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकासों के आविष्कार या रिलीज वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पुराने से सबसे नए। देखिए अभी हमने आपको हमेशा से पढ़ाया है कि जब हम इनिएक की बात करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन का है, और फर्स्ट जनरेशन इन द सेंस कि हम 1942 के आसपास बात कर रहे हैं। फोर्ट्रान की बात करते हैं, ये सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। विंडोज 95 की बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्रम आपसे पूछा गया है, बस आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखिएगा। आगे आपसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों में से कौन सा युग्म 2004 और 5 में आरबीआई के द्वारा बनाया गया, जिसके माध्यम से हम बड़े मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए पेश किया गया था। तो 2004 में आरटीजीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, 2005 में एनईएफटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपका सही विकल्प जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज रीड और राइट परफॉर्मेंस देता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। दैट्स वाई तो हम इसको कहते हैं कि ये आज के समय में सेकेंडरी मेमोरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि फास्ट भी है, कैपेसिटी भी अच्छी है, और इसका जो परफॉर्मेंस की राइट परफॉर्मेंस है, मतलब डेटा को रीड करने की जो क्षमता है वो भी क्या है, बहुत बेहतर है। इसलिए इसको आपका सबसे अच्छी सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर देखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं कि एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों ने सुना होगा एचडीएमआई केबल यूज होता है फॉर मल्टीमीडिया, किसी भी ऑडियो वीडियो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम एचडीएमआई केबल यूज करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, इसका फुल फॉर्म बनता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या बनेगा, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपका सही विकल्प हो जाएगा। आधुनिक मेन फ्रेम को निम्नलिखित के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आप मेन फ्रेम को सर्वर के तौर पर यूज करते हैं, यानी आपका सही विकल्प डी आंसर बनेगा। आपका आधुनिक मेन फ्रेम, जो हम नए समय में मेन फ्रेम का प्रयोग कर रहे हैं, वो किस तौर पर कर रहे हैं, तो आप कहते हैं मेन फ्रेम को हम सर्वर के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने विकसित किया, जिसने www के संभव बनाने में सहायता की, तो टिम बर्नर्स ली। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है, और आपके ही सहयोग से HTML जैसी भाषा का विकास किया गया था, जिसके बाद हम लोगों ने www को इंट्रोड्यूस किया था। आइए अब कंप्यूटर का सवाल होता है खत्म, यहां से बात करते हैं हम लोग यूपी स्पेशल के सवालों की। देखिए हम लोगों ने यूपी स्पेशल को बेहतर तरीके से पढ़ा भी है, और बहुत सारे आंसर आप लोग इजीली कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल थे जो शायद आपको परेशान करेंगे। जैसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो ब्रज की देहरी कहा जाता है। वैसे तो आप ब्रज स्थली हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, पेड़ा नगरी हो, ये सब आप मथुरा को कहते आए हैं, लेकिन ब्रज की देहरी, जैसे कहते हैं ना कि घर के बाहर जो दहलीज होती है उसको देहरी कहा जाता है, तो बस यहाँ पर ब्रज की देहरी जो है वो हाथरस को कहा गया, यानी आपका रही सही विकल्प जो है वो सी ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अख्तर पिया उपनाम से जाना गया, और उन्होंने कई सारे गीत और नाटक भी रचे हैं अख्तर पिया उपनाम से। तो आपका नाम है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हम अख्तर पिया के नाम से भी जानते, और उनके द्वारा कई सारे गीत और नाटक इस नाम से रचित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नवाब ने 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो वो नवाब थे सआदत अली खान द्वितीय। क्या नाम था, आपका नाम हो जाएगा सआदत अली खान द्वितीय हो जाएंगे, जिन्होंने 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिएगा, अगला सवाल आपका कह रहा है कि अगला सवाल आपका है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को अवसंरचना अनुदान कौन सी परियोजना प्रदान करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया,
जिसकी शुरुआत 2030 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। इसको हम लोग प्रोजेक्ट अलंकार के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग किस शहर में, आपने मौसम विज्ञान वेधशाला पढ़ा है, आपने मौसम विज्ञान अनुसंधान पढ़ा है, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत मौसम विज्ञान विभाग का मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। तो यह आपके लखनऊ में स्थित है। मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो आप कहते हैं लखनऊ में है। 2025 के अंत में धर्म चक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप में किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया था, तो सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन की बात आएगी ही तो आपका एक ही आंसर सही होता है, वो है आपका सारनाथ। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने यहां पर आता है। सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। तो यह घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है। कौन सी? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है, जो कि इस प्रकार की परियोजना है और इसके स्थापना के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल आता है। सवाल काफी ज्यादा आसान है और इस सवाल को आप लोगों ने पढ़ा है कि किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को राजर्षि के नाम से भी जाना जाता है। आपके ही नाम पर तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय भी है जिसको हम राजर्षि टंडन कहते हैं। तो यह पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा गया और आपके नाम पर 2 प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिले। एक सवाल आपका था जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया उपनाम राजर्षि किसको दिया गया, तो वो पुरुषोत्तम दास टंडन को। और अभी आप इसी से मिलता जुलता एक और सवाल देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये सवाल आ जाता है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा नहीं है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये डेवलपमेंट के लिए शुरू की गई, ये विपणन विकास यानी कि जो मार्केटिंग हो रही है उसके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है, लेकिन इसमें भूमि आवंटन से कोई भी लेना देना नहीं है। भूमि आवंटन का इससे कोई भी संबंध नहीं है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी अभन्य श्याम गुप्ता जिनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला, और आपका संबंध किस खेल से है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका संबंध बैडमिंटन से है और यहाँ विकल्प में बैडमिंटन का नाम नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने आ जाता है और वो सवाल है ये, क्या सवाल कह रहा है कि गुप्तकाल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, और ये बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल हो चुका है, इसको कई सारे परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हुए देखा गया है कि दशावतार मंदिर जो अपने प्रारंभिक पाषाण पंचायतन स्थापत्य के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो योर करेक्ट आंसर इज दशावतार मंदिर ललितपुर के अंदर स्थित है। दशावतार मंदिर जो है यह आपका ललितपुर के जिले में स्थित है। हिंडाल्को कंपनी के द्वारा पहला एल्यूमिनियम संयंत्र जो कि 1962 में स्टैब्लिश किया गया, यह कहां पर है। तो रेणुकूट। रेणुकूट प्रसिद्ध है हिंडाल्को के लिए। रेणुकूट के अंदर ही स्थित है आपका म्योरपुर हवाई अड्डा जो कि सोनभद्र के हिंडाल्को फैक्ट्री का ही एक हिस्सा है। ठीक, आगे देखिएगा, अगला सवाल है। सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शाने वाली डिजाइन बनाने के लिए कागज के स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम किया जाता है। इस कला को हम सांझी कला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो दिस आर्ट इज नोन एज सांझी आर्ट। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन, सॉरी सांझी कला हो जाएगा। चलिए एक स्लाइड और है और इसके माध्यम से हम लोग 35 प्रश्नों का आंसर देखे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों ने पेपर दिया है कि नहीं दिया है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों में से कोई भी जो किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जो अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे एग्जाम लाइंड अप हैं, तो उसमें भी ये लेवल आपको बताने में मदद करेगा। या अदर आप कोई ऐसा एग्जाम लाइक सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की जो यूपी में है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से आप लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन, यही बात अभी हमने ऊपर आपसे की थी। अगर हम बात करते हैं मेरठ के सरधाना में,
बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस किस बेगम ने बनवाया था? जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में बना एक कैथोलिक चर्च है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है जिसको बेगम समरू के द्वारा बनवाया गया था। तो सही विकल्प आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बेगम समरू के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है सवाल कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बहराइच में स्थित है। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी परंपरा को प्रदर्शित करने वाला देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यह मेला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगता है, जो संत सूफी हाजी वारिश अली शाह की मजार पर लगता है। अगला स्लाइड आपका है कि आपका ये संस्थान कहां पर स्थित है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट संस्थान है और इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। कहां पर है? तो आपका भारतीय विष है, औषधि है, गन्ना है, ये सब आपके कहां पर है? लखनऊ में है। सरकरा चीनी कहां पर है? कानपुर में है। पक्षी अनुसंधान बरेली के इज्जत नगर में है। कागज अनुसंधान आपके सहारनपुर में है। तो सही विकल्प जो बनेगा वो 3 4 2 1 यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को करियर संबंधित, जैसे करियर काउंसलिंग की जाती है वैसे ही करियर संबंधित जानकारी देने के लिए पंख पोर्टल शुरू किया गया है। उड़ान देने के लिए पंख पोर्टल। तो थोड़ा सा रिलेट करके भी आप लोग करते तो शायद आप कर सकते थे, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि परीक्षा में रिलेट करके ही काम करना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हर वो तरीका अपनाना है जिससे हमारा आंसर हमें मिल पाए। देवी पाटन मंडल का नाम देवी पाटन देवी पाटेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया है। पाटेश्वरी देवी कहां पर है? तो पाटेश्वरी देवी वैसे तो बलरामपुर में है और ये जगह की बात करेंगे तो तुलसीपुर नामक जगह पर स्थित है। किस जगह पर? तो तुलसीपुर नामक जगह पर स्थित है। तो ये हमारे यूपी के और कंप्यूटर के मिलाकर टोटल 35 प्रश्न थे, जिसमें आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि करंट अफेयर को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि हमें ओवरऑल यूपी को इस तरीके से एनालाइज करना, इस तरीके से पढ़ना है कि हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों को ध्यान में रखकर साथ में कंप्यूटर के जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ना, यहाँ पर एआई से संबंधित क्वेश्चन को भी पूछा जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो बाकी आगे की तैयारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा भी आपको जो भी लगता है क्वेश्चन कि आपको यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।